हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है द रॉयल स्टडीज़ अड्डा। तो आज हम करेंगे 9th क्लास के इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 1 जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये बहुत ही ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है, लेकिन आपके सोशल साइंस में ये नया सब्जेक्ट आया है तो हम पहले इसको क्लियर करेंगे। तो इसका फर्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, यानी कि एक विलेज के बारे में हम पढ़ेंगे जिसका नाम है पालमपुर। ठीक है, हम इसके अंदर पूरी तरह से पढ़ेंगे कि विलेज में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और किस किस तरीके की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं, लोग वहाँ पर क्या क्या करते हैं, सब कुछ। तो इसके अंदर हमारा सबसे पहला पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लोग वहाँ पर चीज़ें बनाते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं एक दूसरे को, ठीक है, अपनी ईजी लाइफ के लिए। फिर उसके बाद आता है कि विलेज में लोग क्या क्या काम करते हैं। फार्म्स, खुद के खेत हैं उनके। डेयरी यानी कि दूध दूध पनीर दही ये सब बिकता है। शॉप्स, छोटी छोटी दुकानें हैं। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, इसका मतलब है कि छोटी छोटी जगहें जहाँ पर चीज़ें बनाई जाती हैं। और ट्रांसपोर्ट यानी कि बसेस, ट्रक्स, ये सब भी है वहाँ पर। ठीक है, पालमपुर जो है उसके अंदर 450 फैमिलीज़, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, सिर्फ 450 फैमिलीज रहती हैं, जिसके अंदर 150 फैमिलीज़ जो हैं वो SC यानी कि दलित्स की है, जिन्हें हम दलित भी बोलते हैं। और ये विलेज के कॉर्नर पे रहते हैं और इनकी जो हाउसेज़ हैं वो मड एंड स्ट्रॉज से बने हुए हैं। ठीक है, और बाकी की जो 80 फैमिलीज़ हैं वो अपर कास्ट हैं, मतलब वो काफ़ी अमीर हैं, उनके खुद के घर हैं और अमीर हैं, खुद के घर हैं उन लोगों के। और उनके बच्चे जो हैं वो अच्छे खासे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, मतलब काफ़ी अपर कास्ट फैमिली है वहाँ पर। ठीक है, और आ जाता है कि यहाँ पे इस हमारे गांव में 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं, एक हाई स्कूल है, 1 प्राइवेट हॉस्पिटल है और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। ठीक है, यानी कि सारी की सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो इस गांव में प्रोवाइड करवाई गई हैं। पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि ये एक इमेजिनरी विलेज है, क्योंकि कई बार ये चीज़ पूछी जा सकती है जनरल नॉलेज के लिए कि ये विलेज कहाँ पर है। तो ये इसका कोई ये पर्टिकुलर विलेज है नहीं, सच में ये एक इमेजिनरी विलेज है और आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब अगर कहीं पे प्रोडक्शन की जाती है, कहीं पे किसी चीज़ की प्रोडक्शन होती है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ रिक्वायर होंगी वहाँ पर। ठीक है, लैंड, जगह जहाँ पर हम प्रोडक्शन करेंगे। लेबर, जो कि हमारे प्रोडक्शन करते हुए काम आएंगी, मतलब काम हमारा साथ देंगी। फिज़िकल कैपिटल मतलब बड़ी बड़ी मशीनें। ह्यूमन कैपिटल यानी कि लेबर। ठीक है, ये सब, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। अब इसको ज़रा हम खोल के पढ़ लेते हैं। रिक्वायरमेंट्स इन प्रोडक्शन, और ये ऐसे भी आ सकता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आता है लैंड, जगह, लेबर, लोग। फिज़िकल कैपिटल के अंदर आती है हमारी टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स। इन सब को हम फिक्स्ड कहते हैं, यानी कि फ़िज़िकल कैपिटल जो होता है वो 2 तरीके की होती हैं, फिक्स्ड और वर्किंग। फिक्स्ड में हमारे वो आती हैं जिसके अंदर हम एक बार पैसा लगाते हैं और काफ़ी टाइम तक चलने वाला होता है, जैसे टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स। वर्किंग कैपिटल होता है जिसके अंदर रोज़ थोड़ा थोड़ा पैसा लगता है, जैसे रॉ मटेरियल। मनी इन हैंड मतलब होता है कि पैसे का रोज़ का आना जाना, जैसे आपने कुछ ख़रीदा है तो पैसा गया है, कुछ आपने बेचा है तो पैसा आया है, उसे बोलेंगे मनी इन हैंड। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट आ जाता है ह्यूमन कैपिटल मतलब आपको लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी, ऑफ कोर्स। ठीक है, ये 4 चीज़ें जो होती हैं ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आता है। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नेम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और भी तरीके के होते हैं, मतलब क्वेश्चन पूछने के और भी तरीके होते हैं, लेकिन आंसर इसका यही है। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा फार्मिंग इन पालमपुर, यानी कि वहाँ पर खेती बाड़ी कितनी और किस तरीके से की जाती है। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। लैंड इज़ फिक्स्ड, यानी कि वहाँ पर जितने भी लोग हैं सबकी जगहें फ़िक्स हैं। जैसे आप कई बार देखोगे कि, कई बार सुना होगा आपने, ये मूवीज़ वगैरह में भी जो आती हैं पुरानी, उसके अंदर जैसे ज़मीन हड़प लेना, और छोटे किसान हैं तो बड़े किसान उन पर दबाव डालकर उनसे ज़मीन ले लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर सबकी लैंड फिक्स्ड है, वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। ठीक है, और वहाँ पर जितनी भी पॉपुलेशन है उसके अंदर से 75% पीपल फार्मिंग पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, 75 पीपल फार्मिंग पे डिपेंडेड है। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज़ प्रैक्टिकली फिक्स्ड, सबके सब जो कल्टीवेशन के लिए एरिया है सबका फिक्स है। इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड,
अब इसके अंदर एक क्वेश्चन बनता है कि क्या ऐसा है, अब जैसे एक बंदे की फिक्स जगह है तो क्या ऐसा है कि वो एक बंदा एक ही जगह पर एक से ज़्यादा चीज़ें उगा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल उगा सकता है। फार्मर ग्रो ज्वार बाजरा ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स, यानी कि ये खारिफ क्रॉप्स हैं। खारिफ क्रॉप्स में वो आते हैं जो रेनी सीजन्स में उगाई जाती हैं। तो लोग क्या करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं वो ज्वार बाजरा ये सब उगाते हैं जब रेनी सीजन्स हो रहा होता है, यानी कि ये खारिफ क्रॉप्स हैं। फिर उसके बाद दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फील्ड, यानी कि ये कैटल फील्ड मतलब जैसे छोटे छोटे जानवर पाले होते हैं उनको खिलाने के भी काम आता है। ये उगाई जाती है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। ठीक है, ये उगाई जाती है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। ये आपने ये आपने क्लास 8 में फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा होगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप मेरी वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आपको खारिफ राबी क्रॉप के बारे में नहीं पता है तो मैंने वो भी डाली है, आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, और फिर एक आता है पटेटो। पटेटो इज़ कल्टिवेटेड। पटेटो तो आपके 12 महीने उगते हैं। ठीक है, तो वो भी उगा सकते हैं एज अ ऑप्शन, फार्मर्स वो भी उगा सकते हैं। उसके बाद आता है इन द विंटर सीजन। विंटर सीजन में क्या उगता है, राबी क्रॉप्स। फील्ड आर सोन मतलब बोना विद वीट, गेहूँ भी उगाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आ जाता है इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट, अ पार्ट ऑफ लैंड एरिया इज़ ऑल्सो यूज टू कल्टिवेट शुगर केन। वहाँ पर शुगर केन भी उगाई जाती है, और शुगर केन जो होता है वो हर साल में एक बार, वंस एवरी ईयर हार्वेस्ट, यानी कि कटाई उनकी एक बार की जाती है। पूरे साल में एक ही बार कटाई की जाती है शुगर केन की। ठीक है, ये भी याद रखने वाली चीज़ है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा, द पास्ट 15 to 20 ईयर्स, पिछले 15-20 सालों से वहाँ पर फार्मर्स जो हैं वो पटेटोज़ भी उगाते हैं एज अ थर्ड क्रॉप, मतलब ऑप्शन एज अ थर्ड क्रॉप में पटेटोज़ भी वो लोग उगाते हैं। ठीक है, अब ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। 1960 में जो हुआ था वो HYV सीड्स, यानी कि हाई यील्डिंग वेराइटीज़, यानी कि आप एक ही जगह पे एक से ज़्यादा किस तरीके से उगा सकते हो चीज़ें, उसके ऊपर था ये ग्रीन रेवोल्यूशन। अगर आपको ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं पता है तो इसकी अलग से वीडियो आप देख लीजिए। ठीक है, ये भी आप देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि HYV सीड्स और ग्रीन रेवोल्यूशन क्या हुआ था। ठीक है, इसके अंदर अलग से सीड्स आए थे जिसके अंदर हम एक से ज़्यादा वैरायटीज़ एक ही जगह पर उगा सकते हैं। ठीक है, ये वो हो गया। नेक्स्ट आता है विल द लैंड सस्टेन। विल द लैंड सस्टेन, scientific reports show that natural resources base have been overused by the modern farming methods। इसका मतलब है कि साइंटिफिक रिपोर्ट्स के द्वारा पता लगा है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मतलब जैसे लैंड वाटर एयर, इनके ऊपर जो हम खेती बाड़ी करते हैं उसके वहाँ पर मॉडर्न चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, ओवर यूज़ हो गया है। उसकी वजह से क्या होता है, ज़मीन बंजर हो जाती है क्योंकि उसके अंदर फर्टिलिटी पहले वाली रहती ही नहीं। ठीक है, ये भी होता है। इस वजह से हमें हमेशा लिमिट में चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, अदरवाइज़ ज़मीन बंजर हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ लिंक्ड टू द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। ग्रीन रेवोल्यूशन, एक जगह पे 3 से 4 चीज़ें उगाना, उससे क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। क्योंकि अलग अलग खेत होते हैं, अलग अलग फसलें होती हैं, तो वहाँ पर अलग अलग हमारे फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत पड़ती है, फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर्स की अलग अलग ज़रूरत पड़ती है। तो उससे क्या होता है, ज़मीन में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र जाने की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्थ पॉइंट बनता है, हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। अब हमने जैसे पढ़ा था कि 450 फैमिलीज़ है जिसके अंदर 150 दलित्स हैं और 240 और बाकी के 80 जो हैं वो अपर हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम ये देखेंगे कि लोगों के बीच में उनकी ज़मीनें बटी कैसे हुई है। ऐसा तो होगा नहीं कि सबको एक जैसी मिलेगी, किसी को कम ज़्यादा तो मिली होगी ना। तो वो देखते हैं। हमने जो पढ़ा था कि 150 फैमिली जो कि दलित्स हैं वो लैंडलेस हैं, उनके पास कोई भी ज़मीन नहीं है। वो लोग जैसे बड़े बड़े जो हमने 80 पढ़े थे, 80 फैमिलीज़ जो कि अपर कास्ट थी, इनके खेतों में काम करते हैं। ये 150 फैमिलीज़ इनके खेतों में काम करते हैं। ठीक है, और जो बची हुई 240 फैमिलीज़ हैं उनके पास स्मॉल प्लॉट्स हैं, वो खुद वहाँ पर काम करते हैं और खुद चीज़ें उगाते हैं और बेचने जाते हैं। ठीक है, फिर आता है हु विल प्रोवाइड लेबर। लेबर कौन प्रोवाइड करता है, वहाँ पे लेबर की भी तो ज़रूरत पड़ती है, तो लेबर कौन प्रोवाइड करता है, स्मॉल फार्मर्स, छोटे छोटे फार्मर्स
अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन लैंड। जो कि छोटे फार्मर्स हैं जिनके पास खुद का छोटा प्लॉट है छोटे, वो लोग अपना खुद उगाते हैं चीज़ें और फिर उन्हें बेचने भी जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है फार्म लेबर, जो कि बड़े बड़े लेबर्स हैं, जो कि मतलब बड़े बड़े अपर कास्ट के लोग हैं। वो लेबर को हायर करते हैं बाय मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। जो भी लार्ज और मीडियम फार्मर्स होते हैं वो लोग छोटे छोटे लेबर्स को हायर करते हैं और अपने फील्ड पर काम करवाते हैं। ठीक है। जैसे मैंने ये 80 के बारे में बताया कि ये लोग यहाँ पर जाकर काम करते हैं। 150 फैमिलीज़ यहाँ 80 में जाके काम करती हैं, तो ये वो लोग हैं जो हायर करते हैं। उसके बाद आता है कैपिटल। अब देखो भाई, अब प्रोडक्शन हो रही है तो कैपिटल भी तो चाहिए, यानी कि कुछ पैसा भी तो चाहिए होता है ना। अब वो पैसा कहाँ से आएगा? अब आप बोलोगे खेत बाड़ी में कौन सा पैसा लगता है? क्यों नहीं लगता भाई? हल लगता है। हल नहीं लगेगा तो ट्रैक्टर्स लगते हैं। ट्रैक्टर्स तो लगेंगे ही, साथ में वो बीज वगैरह भी तो होंगे जो बोएंगे, तो कैपिटल भी लगती है। जितनी बड़ी ज़मीन उतना ज़्यादा कैपिटल। तो अब देखते हैं कि लोगों के पास पैसा आता कहाँ से है। मोस्ट स्मॉल फैमिलीज़, जो भी छोटे मोटे फार्मर्स होते हैं, अरेंज द कैपिटल। कहाँ से अरेंज करते हैं कैपिटल? बाय टेकिंग लोन्स। लोन लेते हैं। बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स, बड़े बड़े फार्मर्स और बड़े बड़े मनी लैंडर्स जो होते हैं उनसे लोन लेते हैं। बैंक से नहीं लेते हैं, क्योंकि बैंक जो होता है वो इनको इंटरेस्ट इनको ज़्यादा लगता है, तो ये लोग इन लोगों से ले लेते हैं, बड़े बड़े फार्मर्स वगैरह से। इनसे क्या होता है कि उनका दबाव भी बना रहता है, वो भी खुश कि हाँ भाई हमारा दबाव बना हुआ है, और इनकी जो इंटरेस्ट होता है वो भी कम हो जाता है। और इसमें कई बार क्या होता है कि अगर ये लोग लोन नहीं दे पाते हैं टाइम से, तो बड़े बड़े फार्मर्स जो होते हैं वो इनकी ज़मीन हड़प लेते हैं। ठीक है, ये भी होता है। इसके अंदर नेक्स्ट आ जाता है मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। जो कि मीडियम और बहुत बड़े फार्मर्स होते हैं, ये अपनी सेविंग्स, इनकी अपनी खुद की सेविंग्स इतनी होती है कि अपनी फार्मिंग में लगा सकें। ठीक है, इन्हें बोरो वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये खुद अपनी फार्मिंग में सेविंग्स पैसा लगा लेते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। अब देखो भाई, सब चीज़ें हो गई, खेत उग गए हमारे, और भी बहुत सी चीज़ें। ठीक है, अब देखते हैं कि इन्हें बेचेंगे कैसे। ठीक है, बेचेंगे भी तो सही। आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ एनी क्रॉप, एग्जाम्पल वीट, किसी भी क्रॉप की प्रोडक्शन होने के बाद, यानी कि वीट, एग्जाम्पल के लिए वीट ले लेते हैं। देन फार्मर टेक सम ऑफ द क्रॉप, तो उसके अंदर से फार्मर कुछ क्रॉप जो होता है वो रखते हैं अपने और अपनी फैमिली के लिए। ठीक है, सारा नहीं बेचेंगे, खुद भी तो कुछ खाएंगे। एंड द रिमेनिंग, और बचा हुआ क्रॉप क्या करते हैं? सेल इन द मार्केट, मार्केट में बेच देते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। गाइस देखिए, आगे वाला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल दूं कि प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको कुछ पूछना है, आपको कुछ सजेशन देना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में। और अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो थोड़ी सी आप हमारी हेल्प कीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। फार्म तो हमने पढ़ लिया कि फार्मिंग होती है पालमपुर में, क्या होता है, कैसा होता है, वो हो गया। अब बारी है कि जो लोग फार्मिंग नहीं करते, यानी कि बचे हुए 25% लोग जो कि फार्मिंग नहीं करते, तो और क्या करते हैं वो? नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। कौन सी होती हैं? डेयरी शॉप्स, जहाँ पे दूध, दही, मक्खन, घी, पनीर, ये सब मिलता है। ठीक है। द अदर कॉमन एक्टिविटीज़ मतलब ये सब भी किया जाता है। पीपल हैव देयर ऑन बफेलोज, खुद की गायें, भैंस, बकरियाँ, ये सब हैं जिनसे लोग दूध बेचते हैं विलेज में, अपने विलेज में, और आसपास के विलेजेस में भी बेचते हैं, टाउन्स और सिटीज़ में भी बेचते हैं। ये सब डेयरी वाले करते हैं। ठीक है, जिनकी खुद की डेयरी है वो ये सब करते हैं। उसके बाद एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी वहाँ की जाती है। अब इसका छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट टेक्स प्लेस इन टाउन्स एंड सिटीज़। अब हम टाउन्स एंड सिटीज़ में देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ पर चीज़ें बनाई जाती हैं, लेकिन पालमपुर में ऐसा कुछ नहीं है। वो छोटा सा गांव है, तो वहाँ पर क्या होगा? वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड आर डन इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। बहुत ही सिंपल सा, आराम से। अब जैसे
अगर आप कभी गांव गए हो और अगर आपने कभी वो देखा है जिसके अंदर घास काटी जाती है या फिर एक बहुत बड़ा सा चाकू होता है, उनसे चीज़ें काट कर लोग बेचते हैं, क्योंकि उन्हें काटने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो लोग उससे काटते हैं और घर घर में जाकर बेचते हैं। वो एक चीज़ हो जाती है। दूसरा होता है गन्ने के जूस। गन्ने के जूस तो आपके घर के पास जो मार्केट है वहाँ पर भी मिलती होगी, है ना। तो वो चीज़, ये छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग मतलब छोटी छोटी चीज़ें बनाना, ठीक है। और मटके बनाना, है ना, छोटे छोटे मिट्टी के पॉट्स बनाना, वो सब भी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं और वो सब पालमपुर में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ नेक्स्ट, द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर। शॉपकीपर क्या करता है पालमपुर में, मतलब पालमपुर में कैसे कैसे शॉपकीपर्स हैं। ट्रेडर्स यानी कि बिजनेस, द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर, बिजनेसमैन जो है पालमपुर के, वो हैं शॉपकीपर। हु परचेज, जो कि ख़रीदते हैं डिफरेंट गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट। होलसेल मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पर बल्क में सामान मिलता है और हैवी डिस्काउंट भी मिलता है ख़रीदने वाले को, ठीक है। तो जो पालमपुर में जो बिजनेसमैन हैं वो शॉपकीपर्स हैं, जो कि एक जगह से सामान ख़रीदते हैं और दूसरी जगह पे सामान बेचते हैं। सामान ख़रीदते हैं होलसेल मार्केट में, सिटीज़ में से, और बेच देते हैं अपने गांव में आके, जैसे बिस्किट, ऑयल, बैटरीज़, और क्या क्या है, टूथपेस्ट, सोप्स, साबुन, नोटबुक, पेन्स, कैंडल्स, इवन क्लॉथ्स, कपड़े भी, ठीक है। ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सब वहाँ के शॉपकीपर्स करते हैं, मतलब ट्रेडर्स, बिजनेसमैन्स, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, वहाँ के कुछ ट्रांसपोर्ट भी हैं, जैसे अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर, वहाँ का सबसे ज़्यादा जल्दी डेवलप होने वाला सेक्टर है ट्रांसपोर्ट। जैसे बैलगाड़ी से रिक्शा, रिक्शे से ऑटो, ऑटो से बस, इस तरीके से, ठीक है। इसके अंदर देखते हैं कि कैसे कैसा है। रिक्शे वाला, टांगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, बसेस, बुलक कार्ट्स, बुगी, एट्सेट्रा, ये चीज़ें आपको अलग अलग ट्रांसपोर्ट मिल जाएंगे वहाँ पर पालमपुर में। दे फेरी पीपल, फेरी पीपल वो होते हैं जो कि आपकी गलियों में भी कभी कभी आते होंगे, वेजिटेबल्स बेचने आते हैं ना कई बार, वो हैं ये, ठीक है, फेरी पीपल। एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने और चीज़ों को बेचना। एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट, इसका मतलब जब वो चीज़ें बेचते हैं तो उन्हें रिटर्न में पैसा मिलता है, ठीक है। ये भी एक तरीके का बिजनेस है और ये ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, फाइन। एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना है चीज़ों को, ठीक है। चलिए, अब ये चैप्टर पूरा हो चुका है। अब बात आती है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, जो कि हम हर बार देते हैं आपको, हमने चैप्टर भी दिए हैं। तो अब बारी है इसकी, जो कि आपके एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये मैंने आपको बताया था, फिजिकल कैपिटल, लेबर, लैंड, ह्यूमन कैपिटल, वो चारों। व्हाट कैपिटल इज़ नीडेड एज फर्स्ट प्रायोरिटी टू सेटअप अ जैगरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यूनिट। मतलब अगर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यूनिट को खोलना है तो सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए होगी, कौन सी चीज़ चाहिए होती है सबसे पहली, लैंड, ठीक है। व्हाट इज़ द फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल में दो होती हैं, ये मैंने आपको बताई थी, फिक्स्ड और वर्किंग, वो दोनों इसमें आ जाएंगी। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय रैबी क्रॉप्स, रैबी क्रॉप्स वो होती हैं जो विंटर में उगाई जाती हैं, ठीक है। ये आप इसके अंदर लिख सकते हो। व्हाट डू यू नो अबाउट खारिफ क्रॉप, खारिफ क्रॉप क्या होता है, खारिफ क्रॉप वो होता है जो रेनी सीजन में उगाया जाता है और ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में उगता है, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 में हुआ था, इसके अंदर HIV सीड्स, ठीक है, वो आप लिख सकते हो। HIV अगर लिखोगे तो इसकी फुल फॉर्म ज़रूर लिखना। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में आपको फ़र्क बताना है, ये भी आसान है। फिजिकल में आपकी मशीन्स आ जाएंगी और ह्यूमन में आपके ह्यूमन ऑफ कोर्स लेबर आ जाएगी, ह्यूमन लेबर। उसके बाद आता है, हाउ आर ट्रेडिशनल सीड्स डिफरेंट फ्रॉम HIV सीड्स। ट्रेडिशनल सीड्स में आप एक बारी में एक खेत में एक ही तरीके की क्रॉप उगा सकते थे, लेकिन HIV सीड्स में 2 से 3 उगा सकते हो एक साथ, ठीक है, ये दोनों फ़र्क है। नेक्स्ट आ जाता है, हाउ द कैपिटल नीड इन फार्मिंग फॉर स्मॉल फार्मर्स
इन डिफरेंट फ्रॉम मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। तो आपको ये बताना है कि जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो लोग अपने कैपिटल का बंदोबस्त कैसे करते हैं, और ये सब जो होता है वो मीडियम और लार्ज फार्मर्स से अलग कैसे हो सकता है, ये मैंने आपको बताया था। और क्या होता है अगर वो इन लोगों से यानी कि बड़े बड़े फार्मर्स से अगर वो पैसा ले लेते हैं उधार, तो क्या करते हैं वो बड़े फार्मर्स अगर पैसा नहीं दे, तो ये भी आप लिख सकते हो इसके अंदर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, नेम मोस्ट फेमस नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। कौन सी नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैं? डेयरी हैं, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, और आपका शॉपकीपर ऑफ पालमपुर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सब। और आप इसको खोल के भी इसके अंदर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू मार्क्स। ठीक है, चलिए आपने ये वीडियो पूरी देखी है उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।